सभी को नमस्कार। आज की हमारी जो वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। चूंकि अब 2025 में फाइनल टर्म आने वाला है और एनुअल एग्जाम जो आपके हैं फरवरी में शुरू हो जाएंगे। तो काफी बच्चे जानना चाहते थे कि पिछले साल जो पॉलिटिकल साइंस 11th का पेपर था वो कैसा आया था। पिछली वीडियो में हमने जो है मॉर्निंग शिफ्ट का जिक्र किया था और उसका सोल्यूशन किया था, उसको डिस्कशन किया था। बच्चों की डिमांड पे आज हम जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। तो आज जानते हैं कि इवनिंग शिफ्ट में क्या पेपर आया था एनुअल में और उसके क्या सोल्यूशन थे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की सूची का समावेश, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बनाना, मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई, और चौथा विकल्प आया था, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन आंसर रहेगा वो डी सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नीचे दिए गए संविधान के प्रावधानों में से उस प्रावधान की पहचान कीजिए जो संविधान सभा में लगभग बिना किसी विवाद के पास हो गया था। बच्चों आपको पता है जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है उसके संबंध में कोई विवाद नहीं था और बिना किसी विवाद के जो है ये पास हो गया था। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार पता ही है, जो भी वयस्क व्यक्ति है वह किसी बिना किसी जाति धर्म भाषा के भेदभाव के जो है अपना वोट डाल सकता है। पहले जो वोट डालने की उम्र 21 साल थी और बाद में इसको घटा के 18 साल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में किस चुनाव प्रणाली को अपनाया जाता है? तो बच्चों राज्यसभा के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निर्वाचन आयोग को उसके पद से कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत का कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। क्वेश्चन 5 की तरफ मैचिंग दी हुई है। यहाँ पे सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2 है। तो संघ और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा जो होता है वो न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू करने से रोकना, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। जनहित याचिका एक न्यायिक सक्रियता का एक एग्जाम्पल है और बंदी प्रतिष्करण एक रिट है। तो इसका आंसर जो है बच्चों 5 का सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन के दो ए और अभिकथन और बी आर कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। तो कथन और कारण को पढ़ने के बाद जो है आपको उत्तर देने हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है कि राजनीति किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण अविभाज्य अंग है। बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। तो बच्चों ये इसका जो है ये आंसर ठीक रहेगा, क्योंकि राजनीतिक के द्वारा ही हमारे दैनिक क्रियाकलाप होते हैं। राजनीति के द्वारा ही हमारा एक व्यवस्थित समाज चलता है और निर्णय लिए जाते हैं। तो ये इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बच्चों आपको पता ही है राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता मानव मात्र का एक मौलिक अधिकार है। आधुनिक काल में इस कथन का सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो ये इसका आंसर जो बच्चों रूसू रहेगा। फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तिका किसने लिखी है? तो ये आंग सान सू ने लिखी हुई है। ये आंसर ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 वही कथन और कारण वाला है। किसी भी सामाजिक जीवन के कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष कालकोठरी यानी कि जो जेल में बिताए। तो देखिए इन दोनों के ना बीच के आपको मैचिंग नहीं हो रही होगी। तो बात तो दोनों ठीक है पर इसकी जो है सही व्याख्या नहीं है, इसलिए आपका बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दार्शनिक माना जाता है? तो इसमें जो नेहरू आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी देश में एक विशेष समुदाय द्वारा पहनी जाने वाली परंपरागत फेस टोपी को हैट कानून के जरिए प्रतिबंधित किया गया है? वो तुर्की आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सरकारी आयोग क्या था? इस आयोग की रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई थी? बच्चों जो सरकारी आयोग है वो केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में था और इसने कुछ सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों के बारे में जानते हैं। ये बेसिकली केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा करता है। सुधार के लिए आयोग बना था जिसमें एक राज्यपाल की नियुक्ति जो है निष्पक्ष होने की बात की गई थी। कहने का तात्पर्य क्या है, जो राज्यपाल होता है जो मुख्यमंत्री के ऊपर होता है और केंद्र द्वारा उसकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है उसके संबंध में ये कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए बिना किसी राजनीतिक विद्वेष के।
क्वेश्चन नंबर 14, राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं दो उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। सेकंड बुक पॉलिटिकल थ्योरी संबंध में ये क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत के क्या उद्देश्य है। नंबर एक, राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीति पर तर्कसंगत सोच के ऊपर बात करता है, यानी कि विद्यार्थियों की जो सोच है वो तर्कसंगत बनाता है। दूसरा, राजनीतिक घटनाओं को समझने में सहायक होता है। जो राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा हम राजनीतिक घटनाओं को आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि जो राजनीति के बच्चे हैं वो राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा राजनीतिक घटनाओं को भी आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता की तुलना कीजिए। देखिए, असमानता के कई प्रकार हैं, तो इसमें प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता की बात की है। प्राकृतिक असमानता का मतलब ये होता है कि प्रकृति ने सबको जो है अलग अलग बनाया है, चाहे वो उनकी क्षमता हो या योग्यता हो, ठीक है, जिनको आप बदल नहीं सकते। वो प्राकृतिक रूप से असमान है, वैसे रहेंगे ही रहेंगे। बल्कि सामाजिक असमानता जो होती है वो मानव के द्वारा तैयार की गई है। मानव के द्वारा जो समाज में भेदभाव किए जाते हैं वही उसकी सामाजिक असमानता कहलाती है, जिसमें कि व्यक्तियों को उसके अवसरों से दूर किया जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 19वीं सदी के यूरोप में एक संस्कृति एक राज्य की मांग को संतुष्ट करने की किन्हीं दो परिणाम की सूचीबद्ध कीजिए। उसमें एक आ गया, नंबर एक, राज्यों की सीमाओं में बदलाव किया जाए। नंबर दो, जनसंख्या विस्थापन। और नंबर तीन, सांप्रदायिक हिंसा। ये जो तीन प्रमुख बातें थी ये उसकी जो है परिणाम निकल के आए। क्वेश्चन नंबर 17, विधानसभा चुनाव में खड़ा होने के लिए उम्मीदवार को कोई दो योग्यताएं बताइए। नंबर एक, आप सबको पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जो विधानसभा का चुनाव लड़ता है उसकी आयु 25 साल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाने के पीछे दो कारण थे। देखिए बच्चों, पहले ये बात की गई थी कि पृथक निर्वाचन मंडल को अपनाया जाए, ये बात चल रही थी, पर उसे लगा कि जो है भेदभाव जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके हिसाब से उसकी जगह पे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को करा गया। ये कहा गया कि कुछ जाति विशेष के लिए जो है सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी और वहां से वही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा मुकाबले पृथक निर्वाचन मंडल के। और ये इसलिए किया गया कि ये उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा और उसमें जो है सभी समुदाय के लोग भी वोट कर सकेंगे, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल में ये था कि कैंडिडेट भी उनका होगा, वोट भी उनके करेंगे, पर जबकि आरक्षित में क्या होता है, वोट सभी कर लेंगे। अब पार्ट सी पे चलते, दो दो नंबर के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने वाले विभिन्न पहलू की जांच कीजिए। आपको पता है कि न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसका काम होता है विवादों को निपटारा करना और साथ साथ ये भी देखना कि सरकार की जो तानाशाही है उसको रोकना, सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखना। तो अब हम कौन से ऐसे बिंदुओं की बात करेंगे जिससे पता चलता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो बिना किसी दबाव के जो है काम करती है, वो वाला प्रश्न इसमें पूछा गया है। नंबर एक, न्यायपालिका के जो जज हैं उसमें नियुक्ति में संसद का कोई रोल नहीं होता, यही कारण है कि वो संसद में बिना दबाव के काम करती है। दूसरी बात, जजों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। हाई कोर्ट का आपको पता है 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष, इससे पहले इन्हें कोई हटा नहीं सकता, तो ये निश्चित रूप से काम कर सकते हैं। वित्तीय सहायता के रूप में ये संसद पर निर्भर नहीं है और इनको हटाना बड़ा मुश्किल है। आपको पता है कि इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाना बहुत ही कठिन काम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की गई है। क्वेश्चन नंबर 20, स्थानीय शासन किसे कहते हैं। स्थानीय शासन के किन्हीं दो लाभों की पहचान कीजिए। स्थानीय शासन, ये लोकल गवर्नमेंट की बात की जाती है। आपको पता ही कि शहरों में जो है नगर निगम होता है, गांव में पंचायतें होती हैं, तो उसके ऊपर बात की गई है, लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है। अब वो तो पहले इसका मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया। गांव और शहर स्तर पर जो है स्थानीय जो शासन होता है, जो एक गवर्नमेंट होती है, चाहे पंचायत हो या नगर निगम हो, उसको स्थानीय शासन कहते हैं। और इसके दो लाभों की बात करें तो इससे क्या है, समस्याएं जल्दी हल हो जाती हैं। आपकी जो गली मोहल्लों की समस्याएं हैं, आपकी छोटी मोटी समस्याएं, वो स्थानीय शासन के द्वारा हल की जाती है। नंबर दो, कम खर्चों में समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसमें लोगों की सक्रिय डायरेक्ट भागीदारी होती है और जवाबदेहिता अधिक होती है, तो लोकल गवर्नमेंट में ये होता है। स्थानीय शासन के विषय में संविधान के दो सदस्य नेहरू और अंबेडकर के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। दोनों के विचार जो है थोड़े अलग अलग थे, उन दोनों विचारों के बारे में ये पूछ रहा है। नेहरू के अनुसार अति स्थानीयता एकता अखंडता के लिए ज्यादा खतरा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, ज्यादा लोकल गवर्नमेंट की तरफ करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जो एकता अखंडता है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। यानी कि नेहरू जी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन के पक्ष में नहीं थे। वहीं अम्बेडकर जी कहते थे कि गांव में जो है
जाति व्यवस्था है और उससे जो है लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, और वो जो सच्चा लोकतंत्र है वहां पे जो है कायम नहीं हो पा रहा है। तो ये अलग अलग विचारधारा थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों तत्वों का समावेश किया जाता है। इस कथन के पक्ष में दो दो तर्क दीजिए। देखिए, भारत का संविधान आपको पता है कि लचीला भी है, कठोर भी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ना तो इतना सरल है संविधान संशोधन करना, और ना ही इतना ज्यादा कठिन है। कुछ कुछ मौके ऐसे होती है जहाँ पे सरलता से संविधान संशोधन हो जाता है, और कहीं कहीं पे जो है बहुत कठोर प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो उसकी बात जो कर रहा है, आपको पता है संविधान संशोधन करने के तीन तरीके होते हैं: सामान्य बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, और विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभा। तो जो लचीला पॉइंट है वो ये कहता है कि कुछ सामान्य बहुमत से भी जो है संविधान संशोधन हो जाते हैं। उसमें लचीला वाला पार्ट आ जाता है, जैसे राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना इत्यादि। जबकि कुछ जो होते हैं जिसमें कि बहुत कठोर तरीके से जो है चेंज किया जा सकता है, जिसमें कुछ मामलों में विशेष बहुमत और आधे राज्यों की समर्थन जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तावना में आपको परिवर्तन करना है, तो आपको विशेष बहुमत चाहिए होगा, यानी कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। साथ साथ आधे राज्य जितने भी हैं उनकी समर्थन चाहिए होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पे सरलता से संविधान संशोधन हो जाता है, और कहीं पे बड़ी मुश्किल से होता है, इसलिए इसे लचीला और कठोर दोनों कहा गया है। भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन पर प्रकाश डालिए। देखिए, भारतीय संविधान की अगर राजनीतिक दर्शन की बात करें तो भारतीय संविधान में कई चीजें विद्यमान है। नंबर एक, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ पे। भारत ने जो है आजादी के बाद से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करता है। भारत में संघवाद है, यहाँ पे दो तरह की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों पैरेलल चलती है। यहाँ पे अल्पसंख्यकों को विशेष हितों के संरक्षण की बात की गई है। कहने का तात्पर्य क्या है, जितने अधिकार विशेष वर्ग को हैं, जितने अधिकार बहुमत वाले लोगों को हैं, उतने अधिकार अल्पसंख्यकों पे दी गई है। और भारत का जो संविधान का जो दर्शन है वो लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करने की बात करता है, शांतिपूर्ण तरीके से शासन चलाने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, स्व संबंधी और पर संबंधी कार्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है जेएस मिल से का क्वेश्चन है। जेएस मिल का एक क्वेश्चन था हानि सिद्धांत। तो हानि सिद्धांत में उसने कहा कि कार्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं: स्व संबंध कार्य जिनका संबंध हम ही से होता है, और एक पर संबंध कार्य जिनका संबंध दूसरे से होता है। तो जेएस मिल कहता है कि जिन कार्यों से दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो स्व संबंधी कार्य होते हैं उसमें कोई भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु अगर जिन कार्यों से दूसरों पर प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे प्रभावित हो रहे हैं, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो उन पर जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप कान में लीड लगा के सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। पर ऐसे ही अगर आप डीजे चलाएंगे, रात को 12 बजे के करीब चलाएंगे, तो आपको पुलिस नहीं चलान देगी, क्योंकि उससे दूसरों को हस्तक्षेप हो रहा है, दूसरों को परेशानी हो रही है। तो जेएस मिल कहता है कि स्व संबंधी पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और पर संबंध वाले पे जो है हस्तक्षेप किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं बच्चों? वोट डालने का अधिकार जो है हमारा राजनीतिक अधिकार है। चुने जाने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार है। दल बनाने का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार है। और सरकार की आलोचना का जो अधिकार है वो हमारा राजनीतिक अधिकार है। जबकि हम आर्थिक अधिकारों की बात करें तो बुनियादी जरूरतें पूरी करना, ये हमारे आर्थिक अधिकार है। रोजगार पाना, वो भी हमारा आर्थिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, वो भी हमारा एक आर्थिक अधिकार है। 3 क्वेश्चन आते हैं, एक गद्यांश से आता है, एक कार्टून से आता है, एक मैप से आता है। तो गद्यांश पे चलते हैं। गद्यांश क्या आया था, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दिए। कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व के लिए पर्याप्त हैं, मगर ऐसा नहीं दिखता है। अनेक राज्य धर्मांतरिक न होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ गठजोड़ करे रहते हैं। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से आंग्ल चर्च और इसके सदस्यों का पक्ष पोषण करता रहा था, मतलब डायरेक्ट धर्म से जुड़ा हुआ था। इंग्लैंड में स्थापित आंग्ल चर्च को स्थापित ईसाई धर्म राज्य का आधिकारिक धर्म था। ऐसे शासन तंत्रों को आंतरिक विरोध और धार्मिक समानता को तनिक भी गुंजाइश नहीं थी। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन धर्मनिरपेक्षता संबंध में है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये ऑप्शन इसका आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय धर्मनिरपेक्षता से असंगत है? एक, धर्म के विभिन्न पंथों के बीच जोर समानता पर जोर देता है, बिल्कुल देता है। धर्म व राज्य एक दूसरे के मामले हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है।
देखिए, भारत में अगर आपको लगता है कि धर्म में कोई दिक्कत है, कुरीति है, तो उसको हस्तक्षेप करता है, तो इसका बी आंसर ठीक है। धर्म निरपेक्ष राज्य होने के लिए, राज्य सत्ता के लिए आवश्यक है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म ना हो, तभी धर्मनिरपेक्ष राज्य बन सकता है वो। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सत्ता में आए कमाल पाशा, जिन्होंने अपने देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए आक्रामक कदम उठाए, निम्न में से किस देश के थे? वो इसके आंसर है तुर्की। मैप का क्वेश्चन है, एबीसीडी की पहचान करनी है, जैसे आपको पता ही है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना तेलंगाना। कावेरी जल विवाद जो है किससे संबंधित है? वो तमिलनाडु संबंधित है। 2000 मध्य प्रदेश से अलग राज्य छत्तीसगढ़। और वह राज्य जिसकी सरकार 1970 में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया, तो उसका आंसर है पश्चिम बंगाल। तो आपको क्या करना है, पहले का आंसर आएगा बी का तेलंगाना, दूसरे का ए तमिलनाडु, तीसरे का डी छत्तीसगढ़ और चौथे का सी पश्चिम बंगाल। अब नीचे दिए गए कार्टून के बारे में बात कर रहा है कि ये कार्टून किस चीज के बारे में दिखा रखा है। बच्चों, ये आपको पता ही है, 11th क्लास में समानता वाला कार्टून आपने देखा होगा कि ये कहा गया है कि अब इस पेड़ पे चढ़ना है तो अलग अलग तरह के जानवर इसमें दिए गए हैं। अब प्राकृतिक असमानता की बात की गई है। इस कार्टून में किस प्रकार की समानता को दर्शाया गया है? प्राकृतिक असमानता है। दूसरा, भारत में अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन सी सकारात्मक नीति अपनाई है? तो वो आरक्षण की नीति है। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता को स्थापित करने के पीछे दो उदाहरण दीजिए। जैसे मैटरनिटी लीव जो मिलती है महिलाओं को, वो उसके अंतर्गत आ सकता है। आरक्षण की जो व्यवस्था की है वो भी इसमें आ सकता है। दृष्टिबाधित क्वेश्चन है, वो उसके अंतर्गत देखते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन है, अब वो भी जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व दिया जाता है, वो प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था कहलाती है। दूसरा, वंश, रंग और जाति के आधार पर लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किस प्रकार की असमानता कहलाती है? वो सामाजिक असमानता है। राजनीतिक असमानता के दो उदाहरण दीजिए। मतदान और चुनाव लड़ना, राजनीतिक समानता। आर्थिक असमानता का, आय में असमानता। अब चलते हैं हमारे अंतिम पार्ट की तरफ। अ, खंड ई है जो 24 नंबर का आता है। आपको पता है 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें और 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, संविधान के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। बच्चों, भारतीय संविधान के चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन लिया गया है। नंबर 1, संविधान जो है समन्वय, विश्वास कायम करता है विभिन्न जाति और धर्मों के बीच में। इसके बारे में आप लिख देंगे कि विभिन्न जाति धर्म के बीच में विश्वास पैदा करना, एक दूसरे को साथ रखने में जो है संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान द्वारा ही जो है सारे निर्णय लेते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता का निर्णय ले रहा है तो संविधान के द्वारा ही ले रहा है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब संविधान के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। फिर ये बताता है कानून की एक सीमाएं हैं। हर चीज की एक सीमाएं होती हैं। संविधान ने सबकी सीमाएं निश्चित की गई है। सरकार की अपनी सीमाएं निश्चित की गई हैं कि सरकार जो है काम करेगी तो एक लिमिटेड दायरे में करेगी, खासकर संवैधानिक उसमें रहकर। आकांक्षा पूरी करने के लिए एक शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, राजनीतिक नेताओं को कुछ काम करने के लिए जो है शक्तियां चाहिए होती हैं, वो संविधान द्वारा उनको ही प्रदान की जाती है। 27 का ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्वों में कोई 3 अंतर कीजिए। बच्चों, मौलिक अधिकार आपको पता ही है कि 6 मौलिक अधिकार हैं। अब अंतर की बात करते हैं तो नंबर 1, मौलिक अधिकार के हम पहली बात कर लेते हैं। सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है, मतलब मौलिक अधिकार ये डायरेक्शन देते हैं कि कौन से कार्य सरकार नहीं कर सकती, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरा, व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करती है, मतलब व्यक्ति के जितने भी अधिकार हैं उनको संरक्षण देने का काम जो है हमारा मौलिक अधिकार रहता है। मौलिक अधिकार लोगों को विकास में सहायक होते हैं। तीसरा, अगर कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, चाहे वो सरकार हो गए, व्यक्ति हो गए, तो उसके संबंध में आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी की बात करें तो सरकार का कोई काम करने की प्रेरणा देते हैं। डीपीएसपी सरकार को दिए गए निर्देश हैं कि आप ऐसा ऐसा कार्य कीजिए, उनको लागू कीजिए, जिससे कि सामाजिक कल्याण हो सके। तो सरकार को कार्य की प्रेरणा देते हैं, सामाजिक हित पर बल देते हैं। उनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरे सामाजिक कल्याण की बात की गई है। और पर इसकी एक सबसे एक ड्रॉबैक ये है कि इसको न्यायपालिका से इसको लागू नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर सरकार उसको फॉलो नहीं करती तो जो है उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते आप। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 में। संसद के प्रमुख कार्य कौन से हैं? किन्हीं 2 कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपको पता है बच्चों, हमारी एक संसद है जिसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे जो है उसने ओवरऑल संसद के प्रमुख कार्य पूछे हैं।
तो हम दो कार्यों की बात करेंगे, क्योंकि इसने 2+2+2 पूछा है, यानी कि संसद के बारे में प्रमुख कार्य आप बता देंगे, उसके दो कार्यों को एक्सप्लेन कर देंगे। यानी कि कई सारे कार्य होते हैं, आपको सिर्फ दो को एक्सप्लेन करना है और बाकी कार्य को बस लिख देना है। देखिए, आज तीन प्रमुख कार्यों पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक, संसद का काम है कानून बनाना। देश की जो संसद होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसका जो पहला काम होता है वो देश के लिए कानून बनाना होता है। लोकसभा का किसी कानून को पास करती है तो वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा किसी कानून को पास कर देती है तो वो लोकसभा में जाता है, और जब दोनों सदनों के द्वारा जो है पास कर दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो जैसे ही राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो कानून निर्माण प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद जो होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, कार्यपालिका को कंट्रोल करके रखती है। प्रधानमंत्री को जो है संसद में जवाब देना होता है कि वो क्या कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री को हर अपने कार्य का, लेखा जोखे का, हर एक्शंस का जो है संसद में जवाब देना होता है। तो इस तरह जो है कार्यपालिका जो है संसद के नियंत्रण में रहती है। तीसरा, निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद जो है कई चीजों में भाग लेती है जिसमें निर्वाचन कार्य है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानमंडल के चुने हुए सदस्य उसमें आते हैं। तो इस तरह संसद कई कार्य करती है। तीन कार्यों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आपको दो ही पूछा है उसने। ऑप्शन 28 इसका चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों तथा स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बच्चों, आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका प्रधान है। हमारे संसद स्वरूप में जो है सारी शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हुई है और प्रधानमंत्री उन शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी कि संसदीय प्रणाली में सारी शक्तियां किसको मिली हुई है? राष्ट्रपति को मिली हुई है, परंतु प्रयोग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है औपचारिक प्रधान है। फिर राष्ट्रपति के पास जो है आपातकालीन शक्तियां हैं। आपको पता है हमारे पास तीन आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ, 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, जब पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। 356 में जो है राष्ट्रपति शासन की बात की गई है कि किसी राज्य का जो शासन अगर संविधान अनुसार नहीं चल रहा है तो केंद्र सरकार उसको हटा देती है, राज्य सरकार को, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो ये तीन आपातकालीन शक्तियां विपरीत परिस्थितियों के लिए राष्ट्रपति को दी गई है। अगली बात जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो आप बच्चों आपको पता ही होगा कि अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति को लगता है कि वो बिल जो है उससे वो सहमत नहीं है, तो वो चाहे तो बिल को किसी भी अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है। यानी कि वो सिग्नेचर करने के लिए टाइम बाउंड नहीं है। इस शक्ति को जो है पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 28 पूरा हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। सामाजिक न्याय के किन्हीं तीन सिद्धांतों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बच्चों, सामाजिक न्याय का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पेपर में आता है और पिछले साल भी आया था कि सामाजिक न्याय के तीन सिद्धांत हैं। तीनों की हम एक एक करके बात करेंगे। 6 नंबर में पूछा गया है 2+2+2+2=6, यानी कि तीन सिद्धांतों को दो दो नंबर का उसने पूछा है। सबसे पहला सिद्धांत है समान लोगों के साथ समान व्यवहार। यानी कि ये सिद्धांत ये कहता है कि लोगों के साथ जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्त्री हो पुरुष हो सब समान है। अगर वो एक ही कार्य कर रहे हैं तो उन्हें एक ही कार्य के लिए एक ही प्रकार का वेतन दिया जाए। उनके साथ किसी जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। दूसरा होता है समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय को प्रोपोर्शनल जस्टिस कहते हैं। प्रोपोर्शनल जस्टिस ये कहता है कि बच्चों जिसने जैसा किया है उसको उसी अनुपात में मिलना चाहिए, ना कि सबको समान रूप से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि अगर एक कक्षा के सभी बच्चों को समान अंक दे दें तो नुकसान, अन्याय किसके साथ होगा? ऑब्वियसली उन बच्चों के साथ होगा जिन्होंने काम नहीं करा, उनको पूरे नंबर मिल गए। तो समानुपातिक न्याय यही कहता है कि जिन लोगों को जैसा काम किया है उनको उसी हिसाब से प्रतिफल मिलना चाहिए। ये समानुपातिक न्याय यानी कि प्रोपोर्शनल जस्टिस कहलाता है। तीसरा कहता है विशेष जरूरतों का ख्याल। विशेष जरूरतों का ख्याल का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की कुछ विशेष जरूरतें हैं और उनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पिछड़े लोग हो गए, दलित लोग हो गए, उनको सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, तो उनको विकास की धारा में वापस लाने के लिए, विकास में जोड़ने के लिए जो है उनको विशेष जरूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा और उसके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो आरक्षण की व्यवस्था है वो इसी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2, जॉन रॉल के न्याय सिद्धांत में अज्ञानता के आवरण के विचार की व्याख्या कीजिए। बच्चों, जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो ये कहता है कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसको भी बराबर समान व्यवहार की बात की जाती है। मतलब उसमें भी ये कहा जाता है कि उनको भी साथ लेके चलने वाली बात है। ठीक है। तो उसने क्या क्या आइए जानते हैं। समाज को कैसे संगठित करें, मतलब उसने जो है जॉन रॉल्स ने बेसिकली समाज को संगठित करने की बात की गई है। और
निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने की बात की गई है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कहता है कि जो संसाधन है, जो सामाजिक संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, ऐसा नहीं हो कि केवल अमीरों को मिले। जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो अपने विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनको भी वो संसाधन मिलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब भी जॉन रॉस के सिद्धांत की बात करते हैं तो आपको लिखना है कि जॉन रॉस ने निष्पक्ष रूप से, न्याय संगत रूप से सभी तक संसाधनों को पहुंचाने की बात की है और समाज के सभी वर्गों के उत्थान की बात करते हैं वो। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथक्करण कानून किसे कहा जाता है? मार्टिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा इस कानून के विरोध में किए गए दो तर्कों पर प्रकाश डालिए। देखिए, पृथक्करण कानून जो है काले लोगों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से दूर रखने की बात करता है। यानी कि आपको बताया मार्टिन लूथर किंग ने पूरी तरह से कितने लंबे समय से जो है इस पे बात कही और इस कानून का विरोध किया। उसने कहा कि जो चमड़ी के आधार पे है, जो कलर के आधार पे है, जो रंग के आधार पे जो भेदभाव है, उस पे जो है नहीं होना चाहिए। तो उसके संबंध में बात कहता है। कहने का मतलब यह है कि वो कहता है कि अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, उनको नागरिक और राजनीतिक अधिकार से दूर रखना जो है गलत बात है। उनके लिए अलग स्कूल, अलग सुविधा की गई है। अब वो कहता है कि हर जाति, हर वर्ग जो है को बराबर लाना जरूरी है, उनके साथ समानता का व्यवहार करना जरूरी है। और अगर हम उनके साथ ऐसा काम करते हैं, मतलब उनके साथ अगर भेदभाव करते हैं, उनके लिए अलग स्कूल, अलग सुविधा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उनको मनोवैज्ञानिक जख्म दे रहे हैं, उनके साथ जो है भेदभाव कर रहे हैं। तो मार्टिन लूथर किसी भी तरीके के अलग व्यवहार के विरोध में है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले 3 कारकों की प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन जो है आपका नेशनलिज्म से संबंध है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद क्या कहता है? राष्ट्रवाद एक देश के नागरिकों की, लोगों के प्रति राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, जिसमें वो नेशन फर्स्ट होने की बात करते हैं, व्यक्ति के लाभों को सेकेंडरी कर देते हैं और राष्ट्र को जो है फर्स्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित कैसे होते हैं? नंबर 1, साझा विकास, विश्वास। जब लोगों को लगता है कि देश का विकास होना चाहिए, देश का आगे बढ़ना चाहिए, तो वो उनका एक साझा विश्वास होता है देश के प्रति, और वो जो है व्यक्तिगत लाभ को दूर रखते हुए देश के लाभों के ऊपर बात सोचते हैं, सारे सारे मिलकर। नंबर 2, इतिहास में भी देखते हैं कि राष्ट्रवादी भावनाओं ने ही देश को जो है फायदा पहुंचाया है। चाहे भारत की आजादी हो, भारत की आजादी में भी अगर राष्ट्रवादी भावनाएं ना होती, लोगों ने एक साथ मिलकर जो है देश की आजादी की लड़ाई ना लड़ी होती, तो आज हम आजाद नहीं हो पाते। तो उसका एक अपना इतिहास है, वो भी एक राष्ट्रवादी भावनाओं का एक इतिहास है। तीसरा, भू क्षेत्र। लोगों का भू क्षेत्र में भी जो है राष्ट्रवाद झलकता है। यानी कि जो एक जगह के लोग हैं, वो अपने आप को एक दूसरे को मिला हुआ पाते हैं। उनको ये लगता है कि जो हमारा देश है, इसके जो नागरिक हैं, हम सब एक हैं। वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावनाओं की ओर हमें प्रेरित करता है। इसके अलग आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल पे, हिटलर जो है, हिटलर का जो नाजीवाद था, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावनाएं उसके अंदर थी। हालांकि उसका नकारात्मक प्रभाव आए, जिसमें कहा गया कि नाजी लोग हैं वही श्रेष्ठ हैं। वो अपने भू क्षेत्र को जो है कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो भू क्षेत्र भी अपने आप को जोड़ता है, सारे लोग एकजुट। तो चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि राजनीतिक आदर्श और साझी राजनीतिक पहचान। यानी कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं होती हैं, उसमें राजनीतिक आदर्श और साझी राजनीतिक पहचान की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि सभी लोग एक साझी पहचान के रूप में काम करते हैं। जैसे हम सब भारतीय हैं और भारत के लिए जो है सारे जो है प्रयास किए जाते हैं। तो उनसे अगर हमें लगता है कि भारत का विकास करना है और भारत के विकास के लिए काम करना है, तो हम एक साझे रूप से जो है योगदान देते हैं। और जहां अगर बाहर भी जाते हैं तो हमारी एक भारतीय के रूप में पहचान होती है, और उसके फलस्वरूप हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने में मदद मिलती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं आने में एक हमारा साझा विकास होता है, एक दूसरा राजनीतिक इतिहास है लंबा चौड़ा, जो राजनीतिक भावनाओं को प्रेरित करता है। तीसरा, एक भू क्षेत्र में हम सब एक साथ जो है राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रज्वलित करते हैं। और एक हमारे राजनीतिक आदर्श है कि देश के विकास के लिए हम लोग हर समय एकजुट रहते हैं, चाहे कोई भी समस्या हो तो सारे भारतीय एक साथ होते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने जाना कि इवनिंग का पिछले साल का पेपर क्या था। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।